हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सॉलिड स्टेट में कि इम्परफेक्शंस क्या होते हैं और कैसे अराइजेस होते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक इम्परफेक्शंस और नॉन स्टोइकोमेट्रिक इम्परफेक्शंस की बात की थी। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। हम लोगों ने पहले भी इस बारे में जानकारी किया था कि जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है उनको हम लोग केवल दो पॉइंट्स में देखते हैं। एक तो उनकी कंडक्टिविटी के आधार पे उनके अंदर कंडक्शन नेचर क्या होता है, और दूसरा जो है वो हम लोग उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को देखते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टीज आती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं और दूसरी प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज आएगी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि जितने भी प्रकार के सॉलिड्स होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? कंडक्टर। पहला पार्ट जो होगा वो कंडक्टर। दूसरा जो होता है वो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। और तीसरा पार्ट जो होगा जिसको सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स। ये तीन टाइप्स में हम लोग सॉलिड्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको तीन भागों में डिवाइड करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो these three parts are based on the conductivity of the material। ये तीनों पार्ट्स जो होते हैं वो मटेरियल की कंडक्टिविटी पे डिसाइड होते हैं या उन्हीं पे डिपेंड होते हैं। तो कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, क्या चीज होती है कंडक्टिविटी? तो कंडक्टिविटी किसे कहेंगे? सबसे पहले हम लोग जान लें कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या चीज होती है? तो द कैपेसिटी ऑफ ए सबस्टेंस, the capacity of a substance, capacity of a substance to allow the flow of current is measured in term of कंडक्टिविटी। किसी भी सबस्टेंस की वह कैपेसिटी जिसके थ्रू वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को बहने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। तो एबिलिटी ऑफ करंट कंडक्शन, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will started with conductors। ये सारी चीजें आप लोग पहले से भी जानते हो, इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को डिटेल नहीं करना है, केवल छोटी छोटी चीजें जो है वो जान लेना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स किसे कहेंगे, क्या चीज है। तो सबस्टेंसेस which allow to pass the electric current, pass the electric current। ऐसे सबस्टेंसेस जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं ये सब कंडक्टर्स कहलाते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंसेस जो अपने अंदर से क्या करते हैं? करंट को पास होने देते हैं, इन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स का रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, conductivity of conductors is 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm reciprocal meter reciprocal। जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है? 10 to the power 4 से लेकर के 10 to the power 7 तक होती है। तो कंडक्टर्स वो सबस्टेंसेस होंगे जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं, जिनका रेंज ऑफ कंडक्टिविटी जो है वो 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7
ओम रेसिप्रोकल, मीटर रेसिप्रोकल होता है। अभी अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। There are two types of conductors. दो प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं। Two types of conductors. कौन कौन सा? पहला तो होता है जिसको हम लोग मेटलिक, क्या कहेंगे? मेटलिक कंडक्टर कहते हैं। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, एक मेटलिक कंडक्टर होता है और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है। तो अब सवाल ये है कि मेटलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसे सभी कंडक्टर्स जिनसे करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फ्लो करता है, यानी वो कंडक्टर्स जिसमें चार्ज कैरियर पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम लोग मेटलिक कंडक्टर कहते हैं। जितने ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जितने ऐसे कंडक्टर्स हैं जिसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, वो मेटलिक कंडक्टर होते हैं। जबकि जितने ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, but in their molten state or in their aqueous solution they produce lots of ions and become conductor, so that is known as electrolytic conductor। क्या मतलब हुआ इसका? कि all those conductors in which the charge carrier is ions, ऐसे सभी कंडक्टर्स जिसमें चार्ज कैरियर जो है वो आयंस होंगे, वो सभी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे? आयंस होंगे। और मेटलिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हम लोग जानते हैं कि एवरी मेटल्स हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन and these free electrons are responsible for the carrying charge from one place to other, so they are conductor। तो अभी अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं तो इन सॉलिड स्टेट आयनिक सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर इनका हम लोग क्या करें? अगर इनका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएं या फिर इनका मॉल्टन स्टेट देखें, तो जब मॉल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो ये आयनिक सॉलिड्स जो होंगे वो आयनों में टूट जाते हैं और आयनों में टूट जाने के कारण इनके अंदर कंडक्टिविटी आ जाती है, ये कंडक्टर्स बन जाते हैं। सवाल ये है कि what is the reason why in the solid state ionic substances, ionic solids are insulator? क्योंकि ऐसे समय में जब वो आयनिक सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके आयनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या हम यूं कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस। तो ऐसी सिचुएशन में कि द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सॉलिड स्टेट, लेकिन जैसे ही हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो टूट जाता है, आयंस फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते हैं। अगर कोई ये सवाल करता है तो क्यों, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर अपोजिटली चार्ज आयंस। इनके अपोजिटली चार्ज आयंस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कूलम्बिक फोर्स होता है, इसी वजह से ये आयंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। और आयंस जब फ्री नहीं होंगे तो वो मूव नहीं करेंगे, तो चार्ज कैरी नहीं होगा, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं आती है। तो मॉल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर किसे कहेंगे? Those substances which do not allow to pass
the electricity through them। ऐसे सभी सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होकर के गुजर नहीं सकती है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सभी मटेरियल्स, खास तौर पे ये मटेरियल्स जो होंगे वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में ही कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डेड हो जाते हैं, और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डेड हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में चार्ज कैरी करने वाला कोई नहीं होता है, और ये इंसुलेटर्स होते हैं। तो द कंडक्टिविटी रेंज of insulators are, कितना होगा कंडक्टिविटी रेंज इनका 10 टू द पावर -22 10 टू द पावर -10 ओम रेसिप्रोकल मीटर रेसिप्रोकल। इनका कंडक्टिविटी रेंज जो होता है, यानी इंसुलेटर्स का कंडक्टिविटी रेंज जो है वो 10 टू द पावर -20 से 10 पावर -10 ओम रेसिप्रोकल पर मीटर के बराबर होता है। अब ये तो था इंसुलेटर्स में कुछ ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है, और कंडक्टर्स के बारे में भी सब लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो ज्यादा डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेन मोटिव है इस चीज को पढ़ने का वो है सेमीकंडक्टर। जो आज के इस लेक्चर का मेन थीम होगा वो ये सेमीकंडक्टर्स होगा। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो द सॉलिड्स whose conductivity lies between those of typical metallic conductor and insulator are called semiconductors। ऐसे सभी सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो एक टिपिकल मेटलिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में आती है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सभी सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। मतलब कि इंसुलेटर्स आर नीदर गुड कंडक्टर्स नॉर इंसुलेटर्स, ना तो ये गुड कंडक्टर होते हैं और ना ही ये इंसुलेटर होते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स वो है जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो मेटलिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में आती है। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। अब इनका कंडक्टिविटी रेंज कितना होता है, द कंडक्टिविटी ऑफ semiconductors are 10 to the power -6 to 10 to the power -4 ohm reciprocal मीटर रेसिप्रोकल। इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कंडक्टिविटी रेंज है जो याद करने के लिए है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलेटर्स की जो है वो कंडक्टिविटी रेंज कितनी है, या सॉलिड्स जो सॉलिड कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी रेंज कितनी है, या फिर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी रेंज कितनी है। तो सेमीकंडक्टर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है वो क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। तो अब जो भी चीजें हम लोगों को पढ़नी है डिटेल में वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़नी है। कुछ चीजें स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज और देख लें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा कंडक्टिविटी पे। तो ध्यान रखने की बात यही है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जनरल जो रूल है, तो जनरली एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स डिक्रीजेस। जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की वो डिक्रीज करती है, बट कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज करती है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ती तो है, बट दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट, लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं आता है। तो सिंपल सी बात है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, या इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जनरली as we increase the temperature, the conductivity of conductors decreases। जो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है ये डिक्रीज करती है, यानी मेटल की जो कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी। हम सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो मेटल की कंडक्टिविटी है ये डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। व्हाइल दैट ऑफ semiconductors the conductivity increases। जबकि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है ये इंक्रीज करती है। तो इस बात को ध्यान रखें, क्या चीज कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटलिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी, जबकि सेमीकंडक्टर्स की जो है वो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और बहुत थोड़ा सा वेरिएशंस जो है वो इंसुलेटर में दिखाई देता है, हालांकि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंसुलेटर्स जो होंगे उनमें बहुत थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ती है और इस कंडक्टिविटी बढ़ने का कोई असर नहीं आता है। तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। अब हम लोग को जो मेनली बात करना है वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करना है, और सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग बात करें इससे पहले हम लोग देखते हैं कि कंडक्टिविटी का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मैकेनिज्म क्या है, कैसे जो है वो कंडक्टिविटी बनती है किसी भी मटेरियल के अंदर, और ये कंडक्टिविटी जो है वो कैसे बढ़ती है या कैसे घटती है, क्या क्या कारण है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो इंसुलेटर हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स हो जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं। तो इसका रीजन क्या है। तो देखो, सॉलिड्स के अंदर जो कंडक्टिविटी है, कंडक्शन जो होता है, that is most important phenomena in solids, and this conduction is carried by the free electron which move under the solids in applied electrical field। क्या चीज है कि जो सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन होता है वो उनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। यानी किसी भी मटेरियल के कंडक्टर होने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनों के अंदर मूव करने की क्षमता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो सॉलिड जो होगा एक अच्छा कंडक्टर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को याद रखना है तो यही याद रखना है, इस चीज को नोट नहीं करना है, बहुत लंबा हो जाएगा नोट करेंगे। एक्चुअल में हमें जो मैकेनिज्म देना है कंडक्टिविटी का, दैट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस बैंड मॉडल। ये बैलेंस बैंड मॉडल पे आधारित होगा। तो हम लोग अभी मेनली जानेंगे कि ये बैंड मॉडल होता क्या है, कहां से ये बैंड का फॉर्मेशन होता है, और बैंड मॉडल्स के थ्रू हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग बैंड थ्योरी को समझें, इसको ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ ऐसे भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन में या उनके मॉल्टन स्टेट में वो आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो अपने आयनों में, अपने कॉन्सेक्यूटिव आयनों में डिसएसोसिएट हो जाते हैं। तो जो आयंस फ्री होंगे ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए। यानी जितने भी आयनिक सॉलिड्स के एक्वस सॉल्यूशन या उनका मॉल्टन स्टेट है, अगर उनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कराई जाए तो वो आयंस जो होंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिटली चार्ज पोल्स की तरफ मूव करें। तो अगर आयंस मूव करते हैं तो आयंस क्या है, दे आर आल्सो चार्ज पार्टिकल्स, दे विल कैरी सम चार्ज, तो कुछ चार्ज को लेके वो मूव करेंगे, इसलिए वो सॉल्यूशंस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण चीजें कि मेटलिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मूवेबल फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे। आयनिक सॉलिड्स के मॉल्टन या एक्वस सॉल्यूशंस में फ्री आयंस होने चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे। यही दोनों चीजें जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को मेंटेन करते हैं। अब तीसरी चीज जो हम लोगों को जानना है, क्या चीज, कि ऐसे भी सॉलिड्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो मूव होता है वो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से उनकी कंडक्टिविटी बनती है, और ये कंडक्टिविटी जो है वो उनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है कि जितने ज्यादा मूवेबल इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल जो होगा या वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा कंडक्टर होगा, क्योंकि as the number of charge carrying particles increases their conductivity will also increase। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए कि जो कंडक्टिविटी होती है ये कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर नंबर ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी जो होती है वो स्ट्रांगली डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही फ्री होते हैं। हम लोगों ने 11th में पढ़ा है कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स अनअट्रैक्टेड रहते हैं। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा हम लोगों ने लास्ट ईयर में 11th में वेस्पर थियरी में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थियरी में भी यही पढ़ा था, और एक और थियरी हम लोगों ने पढ़ी थी जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहते हैं। तो बैंड थियरी इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का फॉर्मेशन होता है, कैसे एटम्स जो है वो ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे मूव कर जाते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते, दैट इज डिसाइडेड बाय द एनर्जी बिटवीन द टू ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो ओवरलैप्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जीज हैं ये एनर्जीज डिसाइड करती हैं, ये एनर्जीज डिसाइड करती हैं कि ये कंडक्टर होगा या नहीं होगा, या फिर सेमीकंडक्टर्स होगा या फिर इंसुलेटर होगा। तो दैट इज डिसाइडेड बाय द energy between the two overlapped atomic orbitals or molecular orbitals। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, 3 पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों के। अब कंडक्शन, कंडक्टेंस, बिहेवियर में जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स आते हैं, इन तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस कैसे करें, तो वी कैन डिफरेंशिएट among conductors, insulators and semiconductors on the basis of bond model। किसके आधार पे, बॉन्ड मॉडल या बैंड थियरी के आधार पे कर सकते हैं। तो बॉन्ड मॉडल क्या चीज होता है, ये सारी चीजें नोट नहीं करनी है, ये चीजें आप लोग चाहेंगे तो अपनी बुक से, एनसीईआरटी वाली बुक से पढ़ सकते हैं। मैं केवल आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं, बाकी चीजें तो लिखने में बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो बैंड मॉडल होता है दैट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। बैंड मॉडल जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे डिपेंड करता है। बैंड मॉडल का जो आधार है वो क्या है कि देखो कोई भी मेटलिक लैटिसेस जो होते हैं उनके अंदर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। कोई भी मेटलिक लैटिस जो होगा, कोई भी मेटल लैटिस होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ेगी तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे वो आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे।
क्या करेंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो जाहिर सी बात है अगर बहुत अधिक संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो अधिक संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, इतने क्लोज आ जाएंगे कि इनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में एक बैंड का फॉर्मेशन कर लेती है। अब कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, ये इस बात से डिसाइड होगा कि जो एनर्जी की बैंड है वो कितनी है। अगर एनर्जी की बैंड को हम मेजर कर लें तो हमें पता चल सकता है कि ये कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा। क्या मतलब हुआ कि बैंड मॉडल इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या, कि किसी भी मेटलिक क्रिस्टल के अंदर there are a large number of extremely large number of atoms are present in their crystal lattice, and these atomic orbitals will combine to form molecular orbitals. These molecular orbitals approach to each other, and when they approach to each other they come closer, to closer, and the closeness is so small that there is a gap between the two atomic orbitals or molecular orbitals. That gap is known as energy band. उसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। और इसी एनर्जी बैंड के आधार पर ये डिसाइड हो सकता है, इसी एनर्जी बैंड के आधार पर ये डिसाइड हो सकता है कि ये इंसुलेटर्स हैं या फिर ये कंडक्टर्स हैं या फिर ये सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अब देखने की बात क्या है कि अगर बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड है या ये दूसरे हायर एनर्जी वाले बैंड को, हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करता है। देखो कैसे होता है। सबसे पहली चीज की मान लो कि ये एक बैंड है, ये एक बैंड है। अब ये अगर पार्शियली फिल्ड है, पहली कंडीशन तो ये होगी कि ये पार्शियली फिल्ड है, या मान लो कि एक जो है वो दूसरे को ओवरलैप करता है। मान लेते हैं कि ये इसको ओवरलैप करता है इस तरह से, ऐसे। तो जब ये ओवरलैप करेगा तो जो इसके अंदर ये क्या चीज है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ तक आएंगे। तो ये तो हो गया ओवरलैप। और ये क्या हो गया, पार्शियली फिल्ड बैंड। ये पार्शियली फिल्ड बैंड है। तो अगर बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड है या ये ओवरलैप करता है हायर एनर्जी वाले अनऑक्युपाइड बैंड से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इजीली फ्लो कर पाएंगे तब जब इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होगी, क्योंकि देयर इज नो गैप बिटवीन दीस टू बैंड्स। इन दोनों बैंड्स के बीच में कोई गैप नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इस ओवरलैप रीजन में आ जाएंगे। ओवरलैप रीजन में क्या होगा, आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लो, अब देखो अगर ये सिचुएशन आती है तो ये कंडक्टर है। क्या चीज है ये, कंडक्टर। लेकिन सपोज करो कि ये एक बैंड है और दूसरा बैंड यहां है, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ऐसी कंडीशन में क्या यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसमें जंप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये इंसुलेटर्स होगा। क्या होगा, ये इंसुलेटर होगा, ये इंसुलेटर होगा। लेकिन सपोज करो कि अगर मान लो कि एक बैंड ये है और दूसरा बैंड ये है, देयर इज वेरी स्मॉल गैप बिटवीन दीज टू बैंड्स, तो ये सेमी कंडक्टर होगा, ये सेमी कंडक्टर होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार कर जाएंगे, यानी ये जंप मार जाएंगे। जब ये जंप लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें मूव हो गए। इसीलिए नीचे वाले बैंड को वैलेंस बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड। और ऊपर वाले बैंड को क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड।
याद रखना इन दोनों के बीच का जो ये गैप होता है इसको फॉरबिडन जोन कहते हैं, या इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं एनर्जी गैप। क्या नाम दे सकते हैं? एनर्जी गैप, फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप। ध्यान रखने की बात यह है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है, लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर जो एनर्जी गैप होगा ये बहुत ज्यादा होता है। ये इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं मार सकता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ऐसी कंडीशन में जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बड़ी आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप लगा देते हैं। जबकि इंसुलेटर के अंदर एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं मार पाते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इतनी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। इसी के आधार पर जो इनके बीच के जो एनर्जी गैप्स होते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप्स होते हैं, इन्हीं के आधार पे हम लोग कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को डिसाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है सॉलिड का वो किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है। किसके बीच में? जो फील्ड बैलेंस बैंड होते हैं और अगला जो हायर वैकेंट एनर्जी बैंड होता है। तो इसी चीज को हम लोग नोट करेंगे, यही पॉइंट्स नोट करना है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस depends upon the energy gap between the valence band and conduction band। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा वो डिपेंड करता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है। तो आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड, आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड is called valence band, and the next empty band is called conduction band। जो नेक्स्ट एम्पटी बैंड होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। तो स्पेस जो होगा, द स्पेस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड represent energies forbidden of electrons and are called forbidden zone और एनर्जी गैप। इसको फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप कहते हैं, फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप। तो ये फिगर आपको हमने पहले बताया, इसके बीच का जो बीच की दूरी होगी
वही फॉरबिडन जोन है या इसी को एनर्जी गैप कहते हैं। अब देखो मेटल्स के अंदर, इन मेटल्स द कंडक्शन बैंड, मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन बैंड है इज क्लोज टू द वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड के क्लोज होता है, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली गो इनटू कंडक्शन बैंड। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इसीलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर। तो देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर। इसीलिए मेटल्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब दूसरी चीज, इंसुलेटर में जो ये एनर्जी गैप होगा या जो फॉरबिडन जोन है ये बहुत ज्यादा होता है, तो इंसुलेटर्स के अंदर ऐसे सभी मतलब सब्सटेंसेस जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ज्यादा गैप होगा वही क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो द सब्सटेंसेस in which there is large difference between valence band and conduction band, valence band and conduction band. It means a large energy gap. Energy gap are called insulators. इन्हीं को क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। जिनके बीच में जो एनर्जी गैप होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी को हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहते हैं। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर एनर्जी गैप जो होती है वो बहुत छोटी होती है और इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो those substances in which there is very small energy gap between valence band and conduction band. Valence band and conduction band is called semiconductors. इसी को क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। ऐसे सभी सब्सटेंसेस जिनमें बहुत स्मॉल एनर्जी गैप होता है, किसमें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे एक चीज और जोड़ लो, एंड इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। अब जो मेनली हम लोगों को पढ़ना है वो क्या, कि सेमीकंडक्टर्स क्या है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि सेमीकंडक्टर्स क्या है, और फिर से हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्या है, सॉलिड मटेरियल whose electrical conductivity
the solid material whose electrical conductivity lies between those of typical metallic conductor, typical metallic conductor and insulator is called सेमीकंडक्टर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होंगे। कौन कौन से? एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। So there are two types of semiconductors. There are two types of semiconductors. दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कौन से? सबसे पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। दूसरा जो होता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे सभी सॉलिड सब्सटेंसेस जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं और कोवेलेंटली बॉन्डेड होकर के शोज डायमंड लाइक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। उनके अंदर डायमंड की तरह से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। मतलब दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी क्या करें कि बाय गिविंग सम एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स we break the covalent bond and make free the electrons so that they move through the solid and conduct electricity। तो इनको हम लोग सिंपली केवल गर्म करके, सिंपली केवल टेम्परेचर दे करके हम कंडक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इनके इंटरनल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग करके हम क्या कर देते हैं? कंडक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को इनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इसमें कोई भी बाहर से मटेरियल नहीं मिलाते, इनके इंटरनल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं बाय हीटिंग, बाय गिविंग देम एनर्जी। तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी भी सब्सटेंसेस की कंडक्टिविटी को हम उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल सोर्स से मटेरियल मिलाकर के करते हैं, यानी इम्प्योरिटीज उसके अंदर मिलाते हैं, यानी डोपिंग मिलाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? किसे कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? तो दीज आर इंसुलेटर। ये कैसे होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। दीज आर इंसुलेटर। कब? एट रूम टेम्परेचर। These are insulators at room temperature। रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। एंड बिकम सेमीकंडक्टर्स। और इनको हम लोग क्या बना सकते हैं? सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। कब? When temperature increases। जब टेम्परेचर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सेमीकंडक्टर में। जैसे अगर हम लोग सिलिकॉन को देखें, सिलिकॉन की चिप्स बनाई जाती हैं। ये सिलिकॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। 14th ग्रुप का एलिमेंट है ये सिलिकॉन। और सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो 4 नेक्स्ट सिलिकॉन्स के द्वारा कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो इस तरह से अब there is no free electron in the outer cell of the silicon so that they conduct the electricity। तो
तो in this situation it we have like an insulator, but if we increase the temperature of this silicon, so anyone two bonds from all four bonds will break down and the electrons will free. जैसे एक बॉन्ड अगर टूटा तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, अगर बॉन्ड टूटे तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मैनेज करेंगे। तो इस तरह से ये सिलिकॉन जो था वो क्या बन गया, ये सिलिकॉन जो है वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन गया। चूंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई नहीं होती है लेकिन फिर भी ये कंडक्टर होता है, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो सिलिकॉन हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में भी यही सिचुएशन आती है। जब इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो इनके जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और उनसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इनके अंदर कंडक्टिविटी डेवलप कर देते हैं। तो ये एक ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जिनको टेम्परेचर बढ़ाने से ही कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आइए अब बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी को हम उसमें कुछ इंप्योरिटी मिला करके बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो these are formed by adding impurities to either lower group by adding impurities to either lower group or higher group of elements. So these are of two types. ध्यान देने वाली बात है क्या चीज कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनको हम कुछ इंप्योरिटीज मिला करके बनाते हैं, यानी एक्सटर्नल सोर्स से उसके अंदर इंप्योरिटीज मिलाते हैं, और जब ये इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं तो ऐसे में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो जो इंप्योरिटीज मिलाई जाएंगी तो द प्रोसेस टू मिक्स द इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। दूसरी चीज आपने देखा यहाँ पे हमने एक चीज लिखा हुआ है कि आइदर लोअर ग्रुप और हायर ग्रुप एलिमेंट्स। इस बात को ध्यान रखने की चीज है। आइदर लोअर ग्रुप और हायर ग्रुप का क्या मतलब है? जैसे अगर ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो इसको हम ग्रुप 13 वाले से डोप करा सकते हैं, या इसको हम ग्रुप 15 वाले से भी डोप करा सकते हैं। 13 वाले से भी डोप करा सकते हैं और 15 वाले से भी डोप करा सकते हैं। तो 13 वाले से अगर डोप कराते हैं तो ये लोअर ग्रुप हो गया, 14 वाले को डोप कराया किससे? 13 वाले से। और जब 15 वाले से डोप कराते हैं तो ये क्या हो गया? हायर ग्रुप हो गया। तो इसी के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि डोपिंग ऑफ हायर ग्रुप एलिमेंट impurity from higher group impurity form n-type semiconductor. n-type semiconductor कैसे? अगर मान लो कि आर्सेनिक है, क्या चीज है? आर्सेनिक
को हम डोप्ड कराते हैं, डोप्ड बाय जर्मेनियम। किसके द्वारा हम लोग डोप कराएं इसको? जर्मेनियम के द्वारा। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्या होगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बच जाएगा। आर्सेनिक किस ग्रुप का है? 15th ग्रुप का। आर्सेनिक किस ग्रुप का है? 15th ग्रुप का। जबकि जर्मेनियम किसका है? 14th ग्रुप का। अब देखो, अगर ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, और ये आर्सेनिक है, ये भी आर्सेनिक है, ये भी आर्सेनिक है, ये भी आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक है, ये किस ग्रुप का है? 15th ग्रुप का। अब अगर इसमें हम लोग एक जर्मेनियम डाल देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक क्या करेगा? आर्सेनिक, एक आर्सेनिक की जगह पे क्या आ जाएगा? जर्मेनियम आ जाएगा। उसको केवल कितने की जरूरत है? 4 की। आर्सेनिक के पास कितने हैं? 5 हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो क्या बढ़ रहा है? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इट इज नोन एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज होने पे इसे हम क्या कहते हैं? एन टाइप। हमेशा याद रखना, जब हायर ग्रुप वाले को लोअर ग्रुप वाले से डोप कराएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, लेकिन लोअर ग्रुप वाले को जब हायर ग्रुप से डोप कराएंगे, अब इसी में देख लो, जर्मेनियम में अगर आर्सेनिक से डोप कराए तो पी टाइप हो जाएगा। आर्सेनिक में वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, याद रखना इस बात को। अगर आर्सेनिक को जर्मेनियम से डोप कराते हैं तो एन टाइप बनता है, लेकिन अगर जर्मेनियम को आर्सेनिक से डोप कराएंगे तो क्या बनेगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो आइए दूसरा देख लेते हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इंप्योरिटी ऑफ लोअर ग्रुप। अगर इंप्योरिटी किसकी है? लोअर ग्रुप की। इंप्योरिटी ऑफ लोअर ग्रुप, impurity of lower group forms electron deficient bond, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड। जो इंप्योरिटीज होगी लोअर ग्रुप की, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड बनाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड बनेंगे इससे पॉजिटिव होल्स जनरेट होते हैं, ड्यू टू विच पॉजिटिव, या इसी को क्या कहेंगे? पी, पॉजिटिव होल्स जनरेटेड, एंड the semiconductor is called p-type semiconductor। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? p-type semiconductor कहते हैं। इसी को p-type semiconductors कहेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो दो ही चीजें ध्यान रखनी है कि अगर 14th ग्रुप डोप होता है किससे? 15th ग्रुप से, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे, और अगर 14th ग्रुप को 13th ग्रुप से डोप कराते हैं तो कैसे बनेंगे? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। अब बात आती है इनके यूज की। तो बहुत सारे यूज हैं सेमीकंडक्टर्स के, जैसे गैलियम और आर्सेनिक। गैलियम और आर्सेनिक के सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं जिनका यूज जो है वो भिन्न-भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। ये एक नए प्रकार का सेमीकंडक्टर है जो मॉडर्न सेमीकंडक्टर है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं, आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर्स जो बनाए जाते हैं ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होते हैं, इसमें ये क्या है? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और फिर एन टाइप, और इसको इस तरह से ऐसे लेयर्स में बना लेते हैं, ऐसे लेयर्स में होगा, और इसको फिर प्रेस कर देते हैं। इसी को हम लोग सैंडविच मॉडल कहते हैं। तो सैंडविच मॉडल एनपीएन और पीएनपी सेमीकंडक्टर्स बनाने में, ये वो ट्रांजिस्टर्स बनाने में इनका यूज किया जाता है। दूसरी चीज इनका यूज जो है वो रेक्टिफायर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर होते हैं, जिसको हम लोग डायोड्स भी कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे आप लोग फिजिक्स में। डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स का। तो
रेक्टिफायर्स बनाने में या डायोड्स बनाने में भी इन सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फोटो डायोड बनाया जाता है, जो है वो सोलर सेल्स में लगाया जाता है, तो फोटो डायोड बनाए जाते हैं। फोटो डायोड के फॉर्मेशन में भी सेमीकंडक्टर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो ये तो इनके जो है वो कॉमन यूजेस हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो खत्म होती है। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, देखेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड की जाती है, बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, कैसे बोहर मैग्नेट्रॉन को मेजर करेंगे, और फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे इनके डोमेन जो है वो अलाइन होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को नोट करिए, प्रिपरेशन पे फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रिपेयर करिए ताकि आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा कर पाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना।